everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. आज हम डिस्कस करेंगे IOCL एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी को पता है IOCL का एग्जाम 24 अक्टूबर को होने वाला है और यहाँ पर मैंने अपने पहले वीडियो में रेसिप्रोकेटिंग पंप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर IOCL एग्जाम्स में आ चुके हैं वो आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पर भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज पेट्रोलियम रिफाइनरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि IOCL एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, फ्लैश पॉइंट ऑफ डीजल इज। डीजल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है, कितनी रेंज में होता है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। तो इसका सही आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डीजल के फ्लैश पॉइंट के बारे में बता देना चाहती हूँ। डीजल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वेरी करता है, 52 डिग्री से लेकर 96 डिग्री के बीच होता है और इट इज ग्रेटर देन 52 डिग्री, जैसा कि डीजल 2D के लिए दिया गया है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसी तरीके से जो केरोसिन है उसका फ्लैश पॉइंट होता है ग्रेटर देन 38 डिग्री टू 72 डिग्री सेल्सियस। गैसोलीन की अगर हम बात करें तो गैसोलीन का जो फ्लैश पॉइंट रहता है वो रहता है -43 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, ठीक है। और बायोडीजल की अगर हम बात करें कि बायोडीजल का फ्लैश पॉइंट कितना रहता है तो इट इज ग्रेटर देन 130 डिग्री सेल्सियस। जेट फ्यूल का जो आपका फ्लैश पॉइंट रहता है वो होता है ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 52 डिग्री सेल्सियस एंड 96 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये एक रेंज दी गई है तो इसमें रेंज पूछी गई थी 52 टू 96 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट पैराफिन्स एंड नेपथीन्स इनटू द एरोमेटिक्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कह रहे हैं कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जो कि पैराफिन और नेपथीन्स को एरोमेटिक्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपको इसका आंसर छांटने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो आंसर रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैटालिटिक रिफॉर्मिंग वो प्रोसेस होता है जो कि कन्वर्ट करता है फीड स्ट्रीम जो कि पैराफिन्स, ओलिफिन्स और नेपथीन्स की रहती है, उस फीड स्ट्रीम को कन्वर्ट कर देता है एरोमेटिक्स में। तो बेसिकली जो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है पैराफिन्स, नेपथीन्स और ओलिफिन्स को एरोमेटिक में कन्वर्ट करता है। तो एरोमेटिक्स जो आपको मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इस प्रोसेस के थ्रू क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एरोमेटिक्स जब हमें मिलते हैं तो वो मिलते हैं बेंजीन, टॉल्यूइन और ज़ाइलीन। और ये जो आपका रिफॉर्मेट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेट। इट इज यूज्ड एज अ मोटर फ्यूल and also used as a blending stock or as a source for specific aromatic compounds such as benzene, toluene and xylene for use in petrochemical production। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a fuel has high aniline point, then which of the statement are true? अगर किसी फ्यूल का एनिलीन पॉइंट हाई है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा, यहाँ पर पूछा गया है। फ्यूल हैज हाई पैराफिन्स, फ्यूल हैज हाई एरोमेटिक्स, फ्यूल हैज लो डीजल इंडेक्स और फ्यूल हैज हाई डीजल इंडेक्स। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एनिलीन पॉइंट होता क्या है। एनिलीन पॉइंट इज अ मेजर ऑफ द एरोमेटिसिटी ऑफ एन ऑयल एंड इट इज द पॉइंट एट विच ऑयल बिकम्स मिसिबल इन एनिलीन। यानी कि एनिलीन पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जितने टेम्परेचर पर आपका जो एनिलीन होता है वो मिसिबल हो जाता है आपके एरोमेटिक सॉल्वेंट्स अगर उस फ्यूल में प्रेजेंट हैं। लोअर द एनिलीन पॉइंट जितना कम होगा हायर द एरोमेटिक कंटेंट। एनिलीन जो होता है वो अपने अंदर
कौन से सब्सटेंस को मिसिबल बना लेता है। तो अगर हमारे फ्यूल में जितने ज़्यादा एरोमेटिक्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही जल्दी क्या होगा कि वो उस एनिलीन में मिसिबल हो जाएंगे और उतने ही कम टेम्परेचर पर हमें एनिलीन पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर जितना कम होगा एनिलीन पॉइंट उतना ज़्यादा एरोमेटिक कंटेंट होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है कि अगर एनिलीन पॉइंट हाई आ रहा है तो एनिलीन पॉइंट हाई आ रहा है यानी कि मिसिबल देर से हो रहा है, जो भी फ्यूल है वो एनिलीन में देर से मिसिबल हो रहा है। तो आपका जो एनिलीन पॉइंट आ रहा है वो हाई टेम्परेचर पर आ रहा है। तो हाई टेम्परेचर पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस फ्यूल में जो एरोमेटिक्स हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर पैराफिन्स ज्यादा होंगी। तो अगर किसी फ्यूल का एनिलीन पॉइंट हाई है तो आप ये समझिए कि उस फ्यूल में पैराफिन्स जो होंगे वो ज्यादा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पैराफिन्स अगर ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो एनिलीन के साथ, क्योंकि एनिलीन एक एरोमेटिक सॉल्वेंट होता है, उसके साथ इजीली मिसिबल नहीं होंगे और आपका जो एनिलीन पॉइंट होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज वो तभी होगा जब उसमें पैराफिन्स हाई अमाउंट में प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं इन द फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग FCC द क्रैकिंग रिएक्शन A एंड द रीजनरेशन इज B। यानी कि जो आपकी क्रैकिंग रिएक्शन है उसको A से रिप्रेजेंट किया गया है और जो रीजनरेशन है जो कि रीजनरेटर में हो रही है रीजनरेशन रिएक्शन उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछ रहे हैं कि जो आपका कैटालिटिक रिएक्शन है इट मींस जो A है वो एक्सोथर्मिक है और जो रीजनरेशन है जिसको हम B कह रहे हैं वो एंडोथर्मिक है। और B ऑप्शन में कह रहे हैं A इज एक्सोथर्मिक B इज एक्सोथर्मिक, बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। C ऑप्शन कह रहे हैं A एंडोथर्मिक होगा B भी एंडोथर्मिक होगा और D ऑप्शन में कह रहे हैं कि A एंडोथर्मिक होगा और B एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्रैकिंग रिएक्शंस होती हैं वो जो होती हैं एंडोथर्मिक होती हैं। क्रैकिंग रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर होती हैं, तो इसीलिए जो क्रैकिंग रिएक्शन होगी वो तो एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या होता है कि अ लॉट ऑफ टेम्परेचर बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द हैवी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। तो वहां पर हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और जो क्रैकिंग रिएक्शन रहेगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसी तरह से अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन रिएक्शन जो होती है वो रीजनरेटर में होती है और जब रीजनरेशन रिएक्शन होती है तो वहां पर अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज करती है। तो इसीलिए जो रीजनरेशन रिएक्शंस होती है जो कि रीजनरेटर में हो रही होती हैं वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एक ए ऑप्शन जो ए है वो तो एंडोथर्मिक है और जो इसका बी है वो एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो रहेगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अनडिजायरेबल इन द कैटालिटिक रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी बच्चे इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अपना इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और कैटालिटिक रिफॉर्मिंग को थोड़ा सा पढ़ें जरूर, क्योंकि सारे आंसर आप लोगों को मैं बता सकती हूँ बट आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर करना चाहिए, जिससे मुझे भी लगेगा कि आप लोग सीरीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका एग्जाम है तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने चाहिए, जिससे आपका एक मॉक इंटरव्यू जो आपका मॉक एग्जाम है वो आपका प्रिपेयर्ड हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कैटालिटिक क्रैकिंग इज, तो कैटालिटिक क्रैकिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो क्रैकिंग होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताएं कि जो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है वो हाइड्रोजन एडिशन प्रोसेस होता है या कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस होता है। कोकिंग प्रोसेस नहीं होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो आप बताइएगा कि इसके एक ऑप्शन करेक्ट है या इसका 2 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रो ट्रीटिंग इज यूज्ड फॉर, जो हाइड्रो ट्रीटिंग प्रोसेस होता है
वो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में यूज किया जाता है। और पूछ रहे हैं कि हाइड्रोक्रैकिंग ट्रीटिंग प्रोसेस का यूज क्यों किया जाता है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द क्रूड ऑयल, ट्रीटमेंट ऑफ क्रूड ऑयल विद वाटर, improving octane number of gasoline, removal of sulfur and nitrogen from petroleum fractions। तो जो हाइड्रोट्रीटिंग प्रोसेस किया जाता है वो इट इज अ ट्रीटिंग प्रोसेस, इट इज बेसिकली यूज्ड टू रिमूव द सल्फर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी पर्पस ऑफ विस्क ब्रेकिंग प्रोसेस इज। तो विस्क ब्रेकिंग प्रोसेस का जो प्राइमरी पर्पस पूछा गया है उससे आंसर पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगी। विस्क ब्रेकिंग एक माइल्ड थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस होता है जो कि माइल्ड कंडीशंस पर किया जाता है। और इस प्रोसेस में जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हैवी फीड स्टॉक्स कहलाते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू शॉर्ट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर माइल्ड क्रैकिंग ऑपरेशन है आपका विस्क ब्रेकिंग प्रोसेस। और माइल्ड क्रैकिंग प्रोसेस जो विस्क ब्रेकिंग होती है उसमें दिस प्रोसेस also reduces the viscosity and the pour point of heavy petroleum fraction so that the product can be sold as fuel oil। तो इस प्रोसेस में विस्कोसिटी और पोर पॉइंट दोनों ही रिड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड पोर पॉइंट, जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। रिड्यूस द विस्कोसिटी एंड पोर पॉइंट, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इंक्रीज विस्कोसिटी एंड रिड्यूस पोर पॉइंट, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस प्रोसेस में विस्कोसिटी और पोर पॉइंट दोनों ही रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन रहेगा बी। अगर आपको विस्क ब्रेकिंग प्रोसेस के बारे में और पढ़ना है तो मैं अपने नोट्स जो हैं वो अपलोड करने वाली हूँ 1-2 दिन में, आप वहां से इजीली सारे प्रोसेस को पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो है ये कई बार कैटलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो IOCL के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जितने भी आपके प्राइमरी प्रोसेसेस और सेकेंडरी प्रोसेसेस रहते हैं रिफाइनरीज में, उसमें जो कि कैटालिटिक प्रोसेस होते हैं वहां पर कौन से टाइप का कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कंसीडर द रिफाइनरी प्रोसेसेस इन ग्रुप 1 एंड द कैटलिस्ट इन ग्रुप 2। सिंपली ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है जैसे हाइड्रो डीसल्फराइजेशन प्रोसेस है तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। FCC की अगर हम बात करें, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग कहलाती है, तो यहाँ पर FCC कैटलिस्ट कौन सा होता है। इसी तरह से नेफ्था रिफॉर्मिंग, इट मींस कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस जो है जो कि नेफ्था की रिफॉर्मिंग करता है, लो ऑक्टेन नेफ्था को हाई ऑक्टेन नेफ्था में चेंज करने का जो प्रोसेस है वो है कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन प्रोसेसेस में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देती हूँ। रिफॉर्मिंग यूजेस a platinum catalyst suspended on aluminium oxide and together with various promoters to make the catalyst more efficient। तो यहाँ पे जो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है वो यूज करता है प्लैटिनम कैटलिस्ट। और ये जो प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है ये सस्पेंडेड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे। और यहाँ पर बहुत सारे इसमें प्रोमोटर्स भी, वेरियस प्रोमोटर्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है। प्रोमोटर्स को जो ऐड किया जाता है वो कैटलिस्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि प्लैटिनम तो रिफॉर्मिंग में यूज होता है। अगर हम FCC कैटलिस्ट की बात करें तो FCC कैटलिस्ट में जियोलाइट जो होता है वो यूज किया जाता है। FCC कैटलिस्ट हैज 4 मेजर कंपोनेंट्स, 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं FCC कैटलिस्ट के। पहला है क्रिस्टलाइन जियोलाइट, दूसरा है मैट्रिक्स, तीसरा है बाइंडर और फोर्थ जो कंपोनेंट होता है FCC कैटलिस्ट का वो कहलाता है फिलर। Zeolite is the active component and can comprise from about 15 to 50 weight% of the catalyst। तो 15 से 50% weight% अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो वो होता है जियोलाइट। और जियोलाइट जो है वो एक एक्टिव कंपोनेंट होता है कैटलिस्ट का। तो इसी तरह से हम थर्ड प्रोसेस की अगर बात करें, हाइड्रो डीसल्फराइजेशन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पर कोबाल्ट मोलिब्डेनम Al2O जो होता है वो कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट मोलिब्डेनम Al2O जो है वो हाइड्रो डीसल्फराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है, आप अपना जो आंसर है इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा।
मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इन एल्काइलेशन प्रोसेस ओलिफिन्स रिएक्ट्स विद, कह रहे हैं कि जो एल्काइलेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि एल्काइलेट बनाए जाते हैं, उसमें ओलिफिन्स किसके साथ रिएक्ट करती है एल्काइलेट बनाने के लिए? तो कह रहे हैं कि ओलिफिन जो है वो रिएक्ट करती है नॉर्मल पैराफिन्स के साथ, आइसोपैराफिन्स के साथ, नेपथीन्स के साथ या फिर एरोमेटिक्स के साथ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता देती हूँ कि लाइट ओलिफिन्स, जिसको कि हम प्रोपाइलीन और ब्यूटाइलिन कहते हैं, प्राइमरी ओलिफिन्स कहलाती हैं। ठीक है, इनको आइसोब्यूटेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाईली एसिडिक कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट जो यहाँ पर है वो दो तरीके के कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है HF कैटलिस्ट, जिसको कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। उसकी प्रेजेंस में एल्काइलेशन प्रोसेस कराया जाता है। तो एल्काइलेशन प्रोसेस में जो ओलिफिन्स होती हैं वो आइसोब्यूटेन के साथ रिएक्ट करती हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एल्काइलेट प्रोसेस कहते हैं। एंड द प्रोडक्ट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाई ऑक्टेन ब्रांच्ड चेन पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, आइसोपैराफिन्स। ओलिफिन्स को आइसोपैराफिन्स के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो हमारे को मिलता है प्रोडक्ट एल्काइलेट, जिसमें कि एल्काइलेट जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाई ऑक्टेन ब्रांच चेन पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो एल्काइलेट के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है, एल्काइलेशन प्रोसेस है, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस है, और जितने भी हाइड्रोट्रीटिंग प्रोसेस हैं, जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस हैं रिफाइनरीज में, उनसे रिलेटेड जो भी नोट्स है मेरे पास मैं आप लोगों को वो देने वाली हूँ। आपके एग्जाम से पहले आपको मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को वो नोट्स मिल जाएं और आप उनसे इजीली पढ़ सकें। तो यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो IOCL के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप तैयारी कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।